नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए और नया टॉपिक क्या है आपको पता है। बहुत अरसे बाद, बहुत लंबे समय बाद आपका यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। जितने भी मेरे भाई यूपी टेट के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि सरकार बताई है कि यूपी टेट के बाद जो है नई विज्ञप्ति, नई वैकेंसी आएगी। तो उसी के चक्कर में मैं आज आप लोग को यूपी टेट के बारे में मैं बताऊंगा। और यूपी टेट के बारे में मैं पिछले 2011 से लेकर 21 तक के प्रश्न जो आए हुए हैं पर्यावरण अध्ययन के, सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। और आपके थंबनेल में भी बताया गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2011 में आए थे। 2011 से लेकर 2021 तक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टेट का एग्जाम कराया है, एक एक प्रश्नों को हम लोग पर्यावरण के देखेंगे और विश्लेषण भी करेंगे, और उससे कितने प्रश्न आने की संभावना है इसको भी देखेंगे। क्योंकि ये अंतिम समय का मतलब है कि 15 से 20 दिन या 13 दिन, जो भी 16 दिन बचा है, लगभग 16 दिन बचा हुआ है। और इसमें आप अगर पर्यावरण के 2011 से लेकर 21 तक पर्यावरण के 30-30 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका पर्यावरण में 20-22-25 तक आप अच्छे से कर लेंगे, और आपकी सफलता का सबसे बड़ा ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो जितने लोग मेरे भाई देख रहे हैं, जिनके घर में उनकी बहनें, भाई, पिताजी जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2011 से 21 तक आप करेंगे, आपको एहसास करेंगे कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे सटीक तैयारी, शानदार सफलता अगर पाना है तो यूपी टेट का कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सही करना है, तो आप यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व जरूर देखें, सुने, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, और टोटल में 1 से लेकर 30 तक। देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का प्रश्न रहेगा जो यूपी टेट के लिए एलिजिबल है। यूपी टेट के साथ साथ आप सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोअर पीसीएस का भी एग्जाम देंगे, तो जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से प्रश्न आएंगे तो सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। इस प्रश्नों की संख्या मैं बता दूं, 1 से लेकर 30 तक इस प्रश्न इसमें नोट किए गए हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 के। अगर मैं बता दूं, ये प्राइमरी लेवल 1 से लेकर 5 तक के लिए है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे ये लोअर पीसीएस के जो तैयारी करने वाले जो पर्यावरण के क्वेश्चन है वो लोग, सबके लिए ये कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि जो प्रश्नों का लेवल है वो बहुत बेहतरीन है, और ये प्रश्न 2011 में आया हुआ है। अगर मैं बात करूं ये किस सन का मैं प्रश्न पत्र करा रहा हूं, इस प्रश्न पत्र को मैं बता दूं आप लोग से, ये 2011 का प्रश्न है। यूपी टेट 2011 में जो प्रश्न आए थे उसी का मैं करा रहा हूं, बात ध्यान रखिएगा। यूपी टेट 2011 का ये प्रश्न पत्र है। मैं हर बार एक एक प्रश्न पत्र लेकर आऊंगा। इस बार 2011 का प्रश्न पत्र सॉल्व करा रहा हूं, तो दूसरी बार 2012 का प्रश्न पत्र लाऊंगा, तीसरे दिन 2013 का, ऐसे करते करते मैं आपको 2021 तक प्रश्न को सॉल्व कराने। तो आज का जो प्रश्न है 2011 का प्रश्न पत्र है जो पर्यावरण में आया था। और पहला प्रश्न आप लोग पढ़िए और पहले प्रश्न पढ़कर उत्तर देने का काम करिए, उत्तर दीजिएगा। अब पहला प्रश्न क्या दिया है, पहला प्रश्न है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। अर्थात ऐसा जल जो किसका, लवणों का या लवण का या अणु का क्या करता है, अवशोषण करता है, वो कहलाता है। ऑप्शन ए कि हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी है कि एनहाइड्रस लवण, सी है कि हाइड्रोफिलिक लवण, ऑप्शन डी है कि हाइड्रोफोबिक लवण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राकेश जी बता रहे हैं, राकेश जी बी बता रहे हैं, भैया बी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ये हाइड्रोस्कोपिक लवण होता है, और ये लवण ऐसा होता है कि जो ये हर जगह उपस्थित होता है, ये जल के अणुओं में छोटा छोटा होता है, और अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करके उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण होता है, जो प्रमुख रूप से यह जल में के आसपास उपस्थित होता है और जल के अणुओं में अपनी तरह से आकर्षित कर लेता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, ए फॉर एप्पल होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पढ़ते समय इत्मीनान से आप ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बड़ा किया गया है, तो घबराने की बात नहीं, मैं पढ़ूंगा और साथ में आप लोग बताते रहिएगा। पहला है, दूसरा प्रश्न क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन
जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिपाप्ति के लिए प्रयुक्त है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित हो और जो जीव जंतु की रख रखाव के लिए क्या हो, रख रखाव के लिए उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसको संरक्षण को क्या कहते हैं, यही प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए कि क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी है कि स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी है अपस्थानीय संरक्षण और ऑप्शन डी है कि परिधीय संरक्षण। परिधीय संरक्षण, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए राकेश मोहन। इसका सही आंसर हो जाएगा अपस्थानीय स्तर नहीं होगा, इसका होता स्वस्थानीय संरक्षण होता है, जो ये जीव जंतु को पेड़ पौधों को रख रखाव के लिए रखा जाता है। इसमें के अंतर्गत आपको चारागाह देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत मैदान, नदी, नाले, झील को संरक्षण किया जाता है, जिससे प्राकृतिक आवास जो है वो सुरक्षित रहे और इसे राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल होगा, स्वस्थानीय संरक्षण जो है इनको संरक्षित करता है। अगला प्रश्न है, आप देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न है आपके कि सामुद्रिक, देखिए सामुद्रिक नहीं सामुद्रिक होता है, सामुद्रिक कच्छपों, कच्छपों का मतलब होता है कछुआ, ध्यान रखिएगा, एक कच्छप इसका शुद्ध रूप है, लेकिन हम लोग कहेंगे कछुआ। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्ष, 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी की उपस्थिति है। महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ध्यान रखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्रीय कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। अर्थात ये कह रहा है कि कौन से ऐसे कछुए हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है भारतीय उपमहाद्वीपों में। और मैं बता दूं, कछुओं की जो कितनी प्रजातियां होती है, कछुओं की कितनी प्रजातियां होती है, तो कछुओं की 5 प्रजातियां होती है। कछुओं की कितनी प्रजातियां होती है, 5 प्रजातियां होती है। और 5 प्रजातियों में से भारतीय उपमहाद्वीप में किसकी संख्या ज्यादा है, वो ऑप्शन आपको दिया गया, केनले प्लस रिडले, ऑप्शन बी है कि लॉन्गर हेड, ऑप्शन सी है कि ओविल रिडले, ऑप्शन डी है कि फ्लैट बैक। बताइएगा कौन सा ऐसा कछुआ है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप की मैं बात करूं तो आप देखे होंगे उड़ीसा के पास जो ये तट है, उड़ीसा के जो पास ये तट है, यहाँ पे सबसे छोटे कछुओं का बच्चे देखने को मिलते हैं। जब ऐसा मानसून आता है आप देखेंगे कि इस तट को संरक्षित कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कछुए जो है आके अपना क्या करते हैं, बच्चे को प्रजनन करते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कछुआ पाया जाता है। वो किस प्रकार के कछुए हैं, कौन से कछुए पाए जाते हैं, तो इसका सही नाम क्या है दोस्तों, इसका सही नाम है ओविल रिडले। क्या है, ओविल वे रिडले। तो इसका सही आंसर सी फॉर कैट होगा। ओविल रिडले जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कछुआ यहीं पे पाए जाते हैं, इसी प्रजाति के। अगला प्रश्न 4 नंबर का कि विश्व उष्मन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। शुद्ध हिंदी दिया है, विश्व में उष्मा बढ़ाने के लिए कौन सा कारक हो सकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कि वाहनों से निकलने वाले गैस, ऑप्शन बी है कि पेड़ पौधों से निकलने वाले गैस, ऑप्शन सी है कि भट्टियों से निकलने वाले गैस, ऑप्शन डी है कि रसोई गैस। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है दोस्तों, इसका बताइएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है, 4 नंबर बताइएगा, बहुत बेहतरीन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस कारक होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा गैस कारक हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए मीथेन गैस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसके लिए कारक होता है। फिर कौन सा गैस सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, तो N2O सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और कौन सा गैस कारक हो सकता है, तो आप कहेंगे कि मीथेन CH4 जो है ये भी क्या है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारक हो सकता है। तो ये किस किस से होता है दोस्तों, ऑप्शन ए है कि वाहनों से निकली गैस, ऑप्शन बी है कि पेड़ों से निकलने वाली गैस,
ऑप्शन सी है कि भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, और ऑप्शन डी है कि रसोई गैस। तो विश्व स्तर में देखा जाए कि विश्व ऊष्मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक एक होगा, तो वो होगा वाहनों से निकलने वाली गैस, क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे N2O की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है, मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलती है, और ऐसी गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल को क्या करती है, गर्म करती हैं, और गर्म करने से तापमान क्या है, बढ़ने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए फॉर एप्पल इसका सही हो जाए। आइए, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। 5 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, 5 नंबर का प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि धातु में प्रस्तर, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, प्रस्तर लिखा है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, ये प्रस्तर है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कि बिटुमन, बिटुमिन, ऑप्शन बी है कि बॉक्साइट, ऑप्शन सी है कि मेटालाइट, ऑप्शन डी है कि अयस्क। बताइए, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग आयरन, डी फॉर डॉग आयरन, अर्थात ये अयस्क होगा, ये क्या होगा, ये अयस्क होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फॉर डॉग। आइए 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न भी बहुत आसान है। ये दैनिक जीवन, जब आप गांव में रहेंगे, आप दैनिक जीवन को जी रहे होंगे, तो आप पर्यावरण से रिलेट करेंगे, आपके इर्द गिर्द की जो पर्यावरण चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, आप रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो प्रश्न क्या है आप उसको दे पाएंगे। सरकार का भी बहुत योगदान है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। ये अलग की बात है कि पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से चल रही है, तो आप गांव या शहर कहीं भी होंगे तो बढ़ती हुई तापमान को देखते हुए ये सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। और देखिए प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ और प्रश्न है क्या आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न ये है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाने, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशेष करते हैं, अवशेष या अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं, तो ऑप्शन ए है कि सल्फर डाइऑक्साइड का, या ऑप्शन बी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ऑप्शन डी है कि नाइट्रोजन का। आप बताइए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 5 में पढ़े होंगे, क्लास 5 या 4 में पढ़े होंगे कि गाँव में स्कूल में बच्चों को बताया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। इसका फायदा भी बताया गया था इसका। हाँ, तो हम लोग पेड़ लगाते हैं, और पेड़ क्या करता है, पेड़ मनुष्य को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। पेड़ क्या करता है, मनुष्य को ऑक्सीजन देता है। और पेड़ जब मनुष्य को ऑक्सीजन देता है तो मनुष्य से क्या निकलता है, तो मनुष्य से जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती है, CO2 की मात्रा क्या करती है, निकलती है। वही CO2 की मात्रा को अवशोषण कौन करता है, तो CO2 की मात्रा का अवशोषण कौन करता है, तो ये आपका CO2 की मात्रा का अवशोषण करने वाला कार्य जो होता है ये पौधा करता है, ये पेड़ करता है। अर्थात ये ऑक्सीजन को निकालता है और CO2 मात्रा को क्या करता है, CO2 मात्रा को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाल। तो बहुत आसान प्रश्न, ये तो क्लास 2 में आप पढ़े होंगे, 2 या 5 के प्रश्न है। जब आप पढ़े होंगे तो इस चीज़ें बताई गई। तो पेड़ों का काम है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं हम लोग को, और मनुष्यों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से। आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर का है आपका प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न का मतलब ये है कि भूकंप को मापा जाता है। अर्थात जब कहीं भूकंप आता है, जब कहीं भूकंप आता है तो उस भूकंप के रेडिएशन को किससे मापा जाता है, किससे उसको पता किया जाता है कि यहाँ भूकंप आया है, किस मापक से मापा जाता है। तो ऑप्शन ए कि बोफोर्ट पैमाने पे, कि डेसिबल से, कि न्यूटन के नियम से, कि रिएक्टर पैमाने से। अर्थात किससे नापा जाता है भूकंप को। तो आपको सिस्मोलॉजी आप जब पढ़ेंगे तो भूकंपों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। लेकिन किससे मापा जाता है, तो आप देखेंगे कि भूकंपों का जो मापन होता है वो रिएक्टर पैमाने से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों, रिएक्टर पैमाने से किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगर मैं बात करूं डेसिबल क्या है, तो डेसिबल जो है ये ध्वनि जो है, ध्वनि को जो मापते हैं, ध्वनि का मापक क्या होता है, डेसिबल होता है। और एक सामान्य व्यक्ति जो है कितने से कितने डेसिबल तक सुन सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति 70 से लेकर 80 डीबी तक, 80 डीबी तक सुन सकता है। 80 डीबी तक वो सामान्य व्यक्ति क्या ध्वनि को
सुन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डेसिबल किसका है मापक है, तो ध्वनि का मापक है। एक सामान्य व्यक्ति कितने से कितने तक डेसिबल सुन सकता है, तो 70 से 80 डीबी तक सुन सकता है। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलता हूँ। अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है और बढ़िया प्रश्न ये है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, अर्थात महासागरों में जो जल का वृद्धि हो रहा है किसके कारण हो रहा है। ऑप्शन ए है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी है कि अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी है कि अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, समुद्र में या महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है, मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात तापमान की वृद्धि। तापमान की क्या है, वृद्धि। अब कैसे तापमान वृद्धि होता है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है गर्म गैसें जो निकलती हैं और जिससे गैस निकलने के बाद हमारा ये वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल क्या होता है, ये गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। जब पता है कि आपको कोई चीज़ गर्म होती है, जो ठोस अवस्था में चीज़ें रहती है वो क्या करने लगती है, पिघलने लगती है। जैसे ठोस में क्या है, बर्फ है, जो ये क्या करे, बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ क्या होगा, पिघलेगा। और आपको पता है जब बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघल के क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। और आपको यह भी पता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समुद्र पाया जाता है। पृथ्वी पे क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, महासागर है, महासागर। और आपको पता है कि आर्कटिक महासागर जो है वो बर्फ ही है, उस पर क्या है, बर्फ है। जब तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इसका सीधे सीधे प्रभाव किस पे पड़ता है, महासागरों में या अर्थात बर्फ पे, अर्थात महासागरों के जो जमे हुए बर्फ हैं वो बर्फ पे प्रभाव पड़ता है और ग्लेशियर जो है पिघलने लगती है। और जब ग्लेशियर पिघलती है तो उसका जल स्तर महासागरों में आता है, जिससे महासागरों में क्या है, जल स्तर बढ़ने लगता है। तो इसका मेन कारण हो सकता है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ऐसा क्षेत्र जहाँ तापमान के बढ़ने से जो बर्फ है वो क्या हो, पिघल के उसका जल क्या है, समुद्र में जा रहा है, जिससे समुद्र का ताप लेवल क्या है, सी लेवल क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण ये है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण अगर पूछेगा महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग उसका मुख्य कारण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो गया 8 नंबर का। आइए 9 नंबर का प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर का प्रश्न ये है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक, वातावरण में अर्थात हमारे वायुमंडल में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। अर्थात हमारे वायुमंडल में कौन सा हानिकारक गैस जो है जिसका नाम है सल्फर मिश्रित गैस है, उसका क्या नाम है जो हमारे वायुमंडल में घूम रहा है। ऑप्शन ए कि यस, ऑप्शन बी है कि H2S, ऑप्शन सी है कि SF6 और ऑप्शन डी है SO2। बताइएगा हमारे वायुमंडल में सबसे हानिकारक गैस किसको माना जाता है। 9 नंबर का प्रश्न देखते रहिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सबको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे हानिकारक गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड को माना जाता है, क्योंकि इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। ये ऐसा गैस है अगर आप कि वायुमंडल में रहेगा और सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आदमी न कंट्रोल करे जिससे व्यक्ति क्या घुटन से क्या होने लगती है, मरने लगती है। क्या होते हैं, मरने लगते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में सबसे हानिकारक गैस माना जाता है। 10 नंबर का प्रश्न कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, अर्थात वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाएगा। ऑप्शन ए है कि वृक्षों के द्वारा, ऑप्शन बी है कि मछलियों के द्वारा, ऑप्शन सी है कि जंतुओं के द्वारा और ऑप्शन डी है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण जब आप छोटे होंगे, आप तो प्राइमरी लेवल का एग्जाम भी है टेट का, और प्राइमरी लेवल में जब आप पढ़ते होंगे तो सबको पढ़ाया गया है कि हम लोग कि वायुमंडल में सुरक्षित करने के लिए, अर्थात हमारे अगल बगल के जो प्रदूषण हो रहे हैं, उसको रोकथाम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हमको अत्यधिक मात्रा में क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग छोड़ते हैं तो उसको क्या करता है, अवशोषण कर लेता है और वहां से हमको रिफ्लेक्ट में क्या देता है, ये ऑक्सीजन की मात्रा देता है। ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये हमको वृक्षों को लगाना जरूरी है। इसीलिए अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, वृक्ष लगाया जाता है। और हर साल अगर मैं बात करूं, हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस का नींव रखा गया और प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात की जाती है, पेड़ लगाने की बात की जाती है और ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन आधुनिकताओं में लैस जो व्यक्ति हैं ये पेड़ पौधे लगाना भूल गया है।
जंगलों की कटाई लगातार चलती जा रही है, मोहल्लों का निर्माण हो रहा है, कल कारखाने ज़्यादा लग रहे हैं, तो पर्यावरण पर उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान देने की बात है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ों को लगाना जरूरी है। और पेड़ जब लगते हैं तो पेड़ों से क्या होता है, वर्षा होता है, वर्षा से क्या होता है, हमारा वातावरण साफ होता है, नदी नाले झील झरना पर्वत पठार सारे साफ होते हैं, जिससे हम लोग स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ हेल्थ, सारी चीज को अच्छे से मिल सकता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, वृक्षों का द्वारा। अब मैं बात करता हूँ 11 नंबर का प्रश्न आएगा कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैं बताया कि विश्व में जो पर्यावरण दिवस है 5 नवंबर, ऑप्शन बी है कि 5 जनवरी, ऑप्शन सी है कि 5 जून, और ऑप्शन डी है कि 5 सितंबर। तो अभी मैं बताया हूँ कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1972 में क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी, और पहली बैठक इसको 1972 में किया गया था। और कहाँ किया गया था इसका पहली बैठक दोस्तों, 1972 में स्कॉटलैंड में इसकी पहली बैठक हो गई थी। और ये डिसाइड किया गया कि हम पर्यावरण को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, और प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जामों में क्या है पूछा गया है। तो कभी कभी अब क्या है कि 5 जून तो सबको रट गया है, लेकिन 1972 नहीं पता है, तो कभी कभी प्रश्न पूछ देगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून 1972 दे देगा। तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि 1972 स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम बैठक की गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आराम आराम से हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, आप देखते रहिएगा। सूर्य के हानिकारक किरणों, देखिए सूर्य द्वारा निकलने वाली जो हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित करता है, कौन सा लेयर सुरक्षित करता है, अर्थात ये सन है, ये क्या है, सन है। जाहिर सी बात है, सूर्य से कुछ किरणें आती हैं, सूर्य से क्या करती है, प्रकाश आती है, किरणें आती हैं। इस किरणों को वायुमंडल में कौन सा ऐसा लेयर है जो रोकता है, ताकि जो नीचे मनुष्य जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रह सकें। कौन सा लेयर है, तो आपको बताना है कौन सा लेयर है जो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी के स्तर तक नहीं आने देता है। ऑप्शन ए कि आयन मंडल, ऑप्शन बी है कि ओजोन स्तर, ऑप्शन सी है कि क्षोभ मंडल, और ऑप्शन डी है कि चुंबक मंडल। तो बताइएगा आप, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अर्थात यूवी किरणों को कौन सा परत रोकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन। क्या, ओजोन परत जो है, ओजोन स्तर जो है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर देता है। जैसे हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है, वो पृथ्वी पे नहीं आ पाती हैं, जिससे मानव जीवन या जीव जंतु क्या होते हैं, सुरक्षित करते हैं। अगर ये ओजोन परत न रहते तो समझ जाइए कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जो यूवी रेंज है, किसी को चेचक हो जाता, किसी को कैंसर हो जाता, कोई झुलस के मर जाता, तो उसकी तेज किरणों का अवशोषण का काम जो करती है, उसी को हम लोग ओजोन परत कहते हैं या ओजोन स्तर कहते हैं। इसे मानव जीवन का कंबल भी कहा जाता है। किसको, ओजोन परत को। तो यूवी किरणों को रोकने का काम कौन करती है, ओजोन किरण करती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ से प्रश्न बने हैं, अब बनने की संभावना भी है, क्योंकि देखिए एक एक चीज को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 2011 का ये प्रश्न है, 2011 पर्यावरण का सारा प्रश्न है, सबको मैं करा रहा हूं। अगला प्रश्न है आपका, किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। शब्द आया है फ्लोरा और फैना, शब्द सूचित करता है। ऑप्शन बी ए है कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, ऑप्शन बी है कि मछलियों एवं पेड़ों पौधों को, ऑप्शन सी है कि जंतुओं एवं मछलियों को, और ऑप्शन डी है कि पक्षियों एवं पेड़ों को। ये दो शब्द आया है आपको, फ्लोरा और फैना। ये देखिए, ये थोड़ा सा अंदर से जाकर पूछा है। फ्लोरा और फैना जो है अंदर से, जो बायोलॉजी से पढ़े होंगे, बायोलॉजी में जो वनस्पति विज्ञान पढ़े होंगे, उनको पता होगा ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जब आप वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान में देखेंगे फ्लोरा और फैना जो शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका शब्द दो प्रकार का अर्थ निकलते हैं, लेकिन इसका सही शब्द का प्रयोग जो होता है, ये पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है वनस्पति विज्ञान में, वो फ्लोरा और फैना के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, पेड़ एवं पौधे एवं जंतुओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है। प्रश्न ये है 14 नंबर का, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी यानी बायोस्फीयर सिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है वायु, तालाब, जल,
मृदा, तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र का। बहुत आसान प्रश्न है और जितने मित्र होंगे सारी चीज को बता लेंगे। छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत लाजवाब है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण आप देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे? जब तालाब आप देखे होंगे, तालाब में क्या होता है? जल होता है। तालाब में क्या होता है दोस्तों? जल होता है। जल में क्या होता है? छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। जीव जंतु क्या होते रहते हैं। तालाब के अगल बगल आप देखेंगे तो वृक्ष भी होता है। तालाब के अगल बगल क्या है? वृक्ष भी होते हैं। तो सबसे अगर निकृष्ट और सबसे अच्छी अगर मैं उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे उदाहरण हो सकता है तालाब। क्या हो सकता है दोस्तों? तालाब के इर्द गिर्द आप देखेंगे तालाब में जल होगा, जीव जंतु होते, पक्षी होंगे, पेड़ होंगे, पौधा होंगे, घास होंगे। तो सारे चीज जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है आपका तालाब। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। 15 नंबर का प्रश्न जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जीवीय कारक नहीं है, अर्थात कौन ऐसा जीव है जो जीवित नहीं है? ऑप्शन ए कि पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है कि जंतु, ऑप्शन सी है कि सूक्ष्म जीव और ऑप्शन डी है कि प्रस्तर। बताइए कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो जीवित नहीं है? तो सब तो क्या है? सब में क्या है? ये सजीव है। सजीव है। ये क्या है? सजीव का मतलब क्या है? ये जीवित है। लेकिन प्रस्तर जो है ये जीवित नहीं है। पत्थर का मतलब क्या है? अजीवी है। ये क्या है? जीवित नहीं है। ये पत्थर है भैया। अब पत्थर कभी जीवित नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए रमेश जी सही बता रहे हैं आप, बहुत आसान प्रश्न बता रहे हैं। सही बात है, आसान प्रश्न ही है और क्या मैं बताऊंगा। जो आया है 2011 में मैं वही तो बताऊंगा। देखिए अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अर्थात ये बताइए पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? ऑप्शन ए है कि स्थल मंडल, ऑप्शन बी है कि जल मंडल, ऑप्शन सी है कि वायुमंडल और ऑप्शन डी है कि प्रकाश मंडल। तो मंडलों की मैं अगर बात करूं तो मंडलों की मैं बात करूं तो कितने? 4 मंडल बताए गए हैं। तो स्थल मंडल में क्या होगा? स्थल होगा। वायुमंडल में क्या होगा? वायु ऊपर वाला भाग हो जाएगा। जल मंडल में क्या होगा? जल होगा। जल होगा। प्रकाश मंडल से क्या होगा? प्रकाश होगा। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे? अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ? जल में तो लगाएगा नहीं, जल मंडल में पेड़ पौधे लगाना नहीं है। वायुमंडल में ऊपर आप पेड़ लगा नहीं सकते, प्रकाश मंडल में लगा नहीं सकते, तो बचा कौन सा? आपका स्थल बचा। तो स्थल पर आप खेती कर सकते हैं, स्थल मंडल में आप पेड़ लगा सकते हैं, स्थल मंडल में आप तालाब खोल सकते हैं। तो सारा चीज कहाँ कर सकते हैं? स्थल मंडल में कर सकते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? स्थल मंडल में पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे। अन्य मृत जंतुओं, देखिए ध्यान रखिएगा, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। ऐसा जंतु बताइए जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करता है, अर्थात मरे हुए जंतुओं पर अपने जीवन यापन को निर्वाह करता है, वैसे प्राणियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कि पैरासाइट, ऑप्शन बी है कि डिम्पोजर या डिम्प पोजर, ऑप्शन सी है कि स्कैनबेंजर, ऑप्शन डी है ओमनीबोर। बताइए ऐसे जंतु का नाम बताइए। थोड़ा सा नाम वैज्ञानिक तौर पे है, थोड़ा सा उटपटा लग रहा है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कौन से हैं? अर्थात ऐसा जंतु बताइए जो मरे हुए जंतुओं पर अपने जीवन यापन को निर्वाह करते हैं। उसका ऑप्शन ए कह रहा है कि पैरासाइट, ऑप्शन बी है कि डिंक पोजर, स्कैमबेंजर और ओवेननीरबोर। तो इसका सही क्या हो जाएगा? स्कैमबेंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैमबेंजर हो जाएगा। और ये ऐसा है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आप देखेंगे मच्छर आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, मक्खी आ जाएंगे, इसके अंतर्गत मक्खी आ जाएंगे। ये ऐसे हैं छोटे छोटे कीट हैं कि जो मरे हुए जंतु हैं उनका ऊपर ये लोग आश्रित होते हैं और अपने भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बाल हो जाएगा। बी फॉर क्या हो जाएगा? बाल हो जाएगा। सॉरी बी फॉर बॉल नहीं हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट हो जाएगा। ये मांसाहारी और शाकाहारी प्रकार के होते हैं, यही दोनों होते हैं। जैसे मक्खी हैं, मच्छर हैं, गिद्ध हैं, ये मरे हुए वस्तु को क्या करते हैं? मरे हुए जीव जंतु का मांसों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। तो मच्छर, मक्खी, गिद्ध ये सारी चीज इसके अंदर आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। देखिए हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से पूछ ले सीएनजी एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा तो ऑप्शन ए कहेंगे कि क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
कार्बोनाइजम नेचुरल गैस और कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। राकेश, मोहन, सुनीता, सतेश, रितेश, विवेक, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, सभी लोग बता रहे हैं। क्लीन नेचुरल गैस नहीं होगा भैया। क्लीन नेचुरल गैस कैसे हो सकता है? इसका होता है, सही आंसर होगा, राकेश सही बता रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है दोस्तों? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हो सकता है कि 2011 में सीएनजी पूछा है तो इस समय आपको एलपीजी पूछ लें, क्योंकि इस समय तेल गैस की क्या है हालात, स्थिति पूरे विश्व में क्या है, खराब चल रही है। तो आप संक्षिप्त नाम भी याद करिएगा, 2011 में सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा था। अब 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उष्मन का एक कारक है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा एक सबसे बड़ा कारक है? ऑप्शन ए कि जल प्रदूषण, ऑप्शन बी है कि मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी है कि ध्वनि प्रदूषण, और ऑप्शन सी है कि वायु प्रदूषण, और ऑप्शन सी है कि ध्वनि प्रदूषण। बताइएगा निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा उष्मन का मुख्य कारण है? मुख्य कारण है, बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व उष्मन का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा? राकेश, रोहित, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो विश्व में उष्मन का मुख्य कारण हो जाएगा, सही, सभी लोग का सही आंसर आ जा रहा है। सभी लोग का सही आंसर क्या है? आ रहा है। इसका सही हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण। दोस्तों क्या है? वायु प्रदूषण इसका सही आंसर है। राकेश, रोहित सही बता रहे हैं, इसका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, वायु प्रदूषण इसका सही आंसर है। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ का, ध्यान रखिए, महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ का अधिकांश जगह को आवृत किया है जो लगभग है, अर्थात महासागर जो है पृथ्वी पे कितने भाग को अपने अंतर्गत लिए हैं या उसका आवरण किए हैं या उसको ग्रहण किए हैं, वो कितना है? 3/4 कि 1/2 कि 1/4 कि 2/3? बताइए। अगर मैं बात करूंगा पूरे पृथ्वी पे 1/3 क्या है? जल है। 1/3 क्या है? जल है। तो उसमें 1/3 क्या दिया नहीं है, तो 3/4 भाग पे, महासागरों में 3/4 भाग पे जलों का क्या है? आवरण है, और 2/3 भागों पे स्थल है। 2/3 भागों पर क्या है? स्थल है, और 3/4 भाग पर क्या है? जल का विस्तार पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो 3/4 भाग पे मैं बता दूं, 3/4 भाग पे जल मंडल का विस्तार है। ठीक है, मंडल का विस्तार है। आगे मैं बात करता हूं। आगे अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है। बहुत प्रश्न नहीं है, अब नजदीक आ गए। स्टेलेक्लाइट, देखिए ध्यान, स्टेलेटाइलिट और स्टेलेमाइट का निक्षेपण होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा ज्योग्राफी का दे दिया है। ये प्रश्न स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जो है का निक्षेपण किसका है? ऑप्शन ए एक सिलिका का, ऑप्शन ए एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी एक कैल्शियम कार्बोनेट का, और ऑप्शन डी एक सोडियम कार्बोनेट का। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक निक्षेप पाया जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको डीप में चीजें पढ़ाई जाएगी। थोड़ा सा ये आपके लिए टफ है। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य उदाहरण है या वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए धुआं और कुहासा, ऑप्शन बी है कि वाहनों से निकलने वाली गैस, ऑप्शन सी है कि जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, और उपयुक्त में से सभी। तो वायु प्रदूषण के आप देखेंगे धुआं भी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बन सकता है, कुहासा भी बन सकता है, और गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी से निकलने वाली जो गैस है वो भी वायु के माध्यम से क्या होगी? फैलेगी। जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाला गैस ये भी वायु के माध्यम से क्या है? फैलता रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से सभी। इसके क्या है? सही उदाहरण है। डी फॉर डॉग इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न का। 23 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। किसका? भारत और विश्व में प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा नियम बनाए गए थे भैया? ऑप्शन ए कि कागज के थैले, ऑप्शन बी कि प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन सी कि नायलॉन के थैले, और ऑप्शन डी कि चमड़े के थैले। तो भारत और विश्व में
प्रदूषण को रोकने के लिए कहा गया था कि प्लास्टिक थैले पर बैन किया गया था। किस पे? प्लास्टिक थैले पर क्या किया गया था? बैन कर दिया गया था। और कहा गया था कि प्लास्टिक का थैला कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक के थैले को न तो नष्ट किया जा सकता है, उसको नष्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसको जलाएंगे ये पर्यावरण में मित्र नहीं कर पाता, पर्यावरण के साथ अपना संबंध नहीं सही कर पाता है, इसलिए प्लास्टिक पे पूरे विश्व और भारत में रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, अर्थात हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑप्शन ए कि 44%, ऑप्शन बी है कि 23%, ऑप्शन सी है कि 40% और ऑप्शन डी है कि 21%। आपको पता है कि ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 21% है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन क्या है? 78% क्या है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। दो गैसें सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित है, पहला पर नाइट्रोजन, दूसरा पे ऑक्सीजन। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ये कितना है दोस्तों? इसका उपस्थिति 21% है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग होगा। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न 25 नंबर का, परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए कि सेल्सियस, ऑप्शन बी है कि फारेनहाइट, ऑप्शन सी है कि केल्विन और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से सभी या सभी। तो परम ताप का एक ही पैमाना होता है जिसको नापने के लिए केल्विन का प्रयोग करते हैं, और केल्विन को किसको? टी से डिनोट करते हैं। केल्विन को किसको? टी से डिनोट करते हैं। और केल्विन का सही अगर मात्रक में बताऊं तो परम ताप बराबर होता है, टी बराबर क्या होता है? 273 केल्विन होता है, प्लस टी सी होता है। तो आप केल्विन को इसका सही रूप माप सकते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न ये प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है? सभी पौधों के द्वारा, सभी जीव जंतु एवं पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधों के द्वारा, कि वायरस के द्वारा। अगर मैं बताऊं कि मैं क्या बता रहा था अभी को आपको, कि जब आप छोटे होंगे या क्लास 2 या 5 में आप पढ़े हो तो आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिया जाता था और बताया जाता था कि जो हरे पौधे हैं और हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं, हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, और किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको संपादित करती थी, उसको ग्रहण करती थी, उसको क्या करती थी? समाप्त करती थी। एक गुण किसके अंदर पाया जाता था? तो जो हरे पत्ते होते थे, जो क्या होते हैं, जो सभी पौधों के हरे पत्ते होते थे, उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता, फोटो स्मीयर करने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होगा सभी हरे पौधों के द्वारा, सी फॉर कैट। अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण को सुरक्षित की देखभाल करती है? आप WWF, WHO की पेटा की यूएनए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएनओ के द्वारा इसको किया जाता है। सही। 28 नंबर का, कीटनाशकों को अत्यधिक इस्तेमाल में होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, किसका होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपयुक्त में से अधिक। अब इससे देखिए, अगर आप किसी खेत में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जैसे खेत या पौधे पर कीटनाशक दवाओं का क्या कर रहे हैं? छिड़काव कर रहे हैं, तो इसके सबसे ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है? इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है जल। इससे जल प्रदूषण की क्षमता क्या है? सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, उसमें क्या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग जो है जल के माध्यम में आता है, जिससे जल ज़्यादा क्या होता है? प्रदूषण होता है। 28 नंबर का दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण होगा। क्या हो जाएगा? कीटनाशकों के प्रयोग से सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित होता है तो जल प्रदूषण होता है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, 29 नंबर का प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न में शुरुआत में ही तुम बताया था। प्रश्न है कि ध्वनि तथा ध्वनियों के प्रदूषण को मापा जाता है, और इन ध्वनियों का मापक कौन है? ऑप्शन ए कि फोन में, कि डेसी में, कि डेसिबल में, कि डेसिमल में। तो इसका सही देखिए, डेसिबल और डेसिमल दोनों चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक है। डेसिमल और डेसिबल, तो आपको देखना है कि डेसिबल में ही नापा जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति को सुनने के लिए 70 से 80 डेसिबल प्रयुक्त होता है। 70 से 80 डेसिबल क्या होता है? प्रयुक्त होता है। इससे अधिक आप सुनेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। इसका सही आंसर डेसिबल होता है, डेसिमल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, डेसिबल और डेसिमल में अंतर समझ लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा है दोस्तों? अभी मैं बताया कि
भारत और पूरे विश्व में एक ही चीज को रोक लगाया गया जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो सके, वो आपका दोस्तों कौन है? कागज है, कपड़ा है, धातु है कि प्लास्टिक है? तो प्लास्टिक से पूरे पर्यावरण को हानिकारक होता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज कम करिए, पेड़ ज़्यादा लगाइए और कागज के थैले या झोले का प्रयोग करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी आप लोग बताइएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। जो भी भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं 2011 से लेकर 2021 तक, तो इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।